है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वाइल्ड रोमांस के बाद मानव और काव्या बेड पर सो चुके थे, लेकिन तभी मानव का फ़ोन रिंग करने की वजह से काव्या ने अपनी आंखें खोल दी थी। इस वक्त मानव का फ़ोन काव्या के साइड था, जिस पर यशवर्धन ठाकरे का नंबर फ्लैश होता देख काव्या की आंखें छोटी हो चुकी थी। तभी उसे अपनी कमर पर एक पकड़ महसूस हुआ, जो मानो सेठी के हाथों का था। अपने हाथों को काव्या के कमर पर फेरते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया। जहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसने काव्या के होठों पर किस करते हुए बोला, बेबी गर्ल, रेडी होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। और बेड से उठकर रूम से बाहर निकल गया। लेकिन अंदर बेड पर लेटी हुई काव्या मानो के किस के बाद अपने होठों को अंदर के तरफ दबा लिया था। साथ ही उसका चेहरा उतर चुका था, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर यशवर्धन ठाकरे का नाम देखते ही काव्या को याद आया कि मानो को उसी शख्स ने करोड़ों रुपए देकर उसे किडनैप करवाया था। लेकिन क्यों, ये बात अभी काव्या समझ नहीं पाई थी। लेकिन जहाँ तक वह याद कर पा रही थी, वह किसी यशवर्धन ठाकरे को भी नहीं जानती थी। इनफैक्ट इस नाम को भी वो पहली बार ही सुन रही थी। तो उधर दूसरी तरफ रूम से बाहर निकलकर मानो अपना फ़ोन रिसीव करते हुए शांत था। तभी दूसरी तरफ मौजूद यशवर्धन ठाकरे एक भारी आवाज़ के साथ बोला, उस लड़की को उठाया तुमने? अभी नहीं, एक सपाट लहजे में मानो ने कहा था। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? इस बार यशवर्धन ठाकरे की आवाज़ भारी के साथ साथ हल्की कड़क भी थी। कुछ ज़रूरी काम आ गया था, उसे निपटाने में लगा हूँ, जिसके जवाब में मानव ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन यशवर्धन ठाकरे इस बार थोड़ा चीख उठा था। ज़रूरी काम? उस काबली गैंग का माल लूट कर तुम उसे ज़रूरी काम बोल रहे हो? शायद अब तुम अपनी औकात भूल रहे हो। खैर, जहाँ भी हो, आज शाम आकर मुझसे मिलो। और हाँ, काबली गैंग का लूटा हुआ सारा माल तुम मेरे हवाले कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरे लिए काम करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सारी बातों को समझाना पड़ेगा। और वो लड़की जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे पास लेकर आओ, जिसके लिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इतना कहते हुए यशवर्धन ठाकरे ने फ़ोन रख दिया था। जहाँ एक बीप की आवाज़ को सुनते ही मानो की पकड़ भी अपने फ़ोन पर कस चुकी थी। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें भी उभरने लगी थी। तभी एक ज़ोरदार चटाक की आवाज़ हुई और मानो के सामने ही उसका फ़ोन टुकड़ों में बट चुका था। चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़े अपने दोनों भाइयों पर पड़ी, जो अपनी आंखों को फैलाए मानो को ही देख रहे थे। उन्हें देखते हुए मानो ने भी अपनी नज़रें फेर ली और सामने फैले समुद्र की तरफ देखने लगा। मानो, एवरीथिंग इज़ ओके? तभी मानो के पास आते हुए रणविजय ने कहा था, जिसके जवाब पे मानो सामने समुद्र की तरफ ही देखते हुए कहा, यशवर्धन ठाकरे को एक लंबी छुट्टी पर भेजने का वक्त आ चुका है। सेकंड ब्रदर, मेरी गन तो कब से बेचैन है, बस एक मौका चाहिए, अपनी पूरी गन को उस बुढ़े के सीने पर खाली कर दूंगा। काफ़ी जोश में अगस्त्या ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमक रही थी, जैसे वह उस यशवर्धन ठाकरे को मारने के लिए काफ़ी वक्त से बेचैन हो। लेकिन तभी रणविजय अपने हाथों के इशारों से अगस्त्या को शांत कराते हुए मानो से बोला, मानो, बात क्या है? वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। मानो सेठी की औकात। शायद अब उसकी खुद की औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। उसे याद दिलाने का वक्त आ चुका है कि आज वो जिंदा है। उसकी बूढ़ी हड्डियां जो इतनी फड़फड़ा रही हैं, वो इसी मानो सेठी की बदौलत है। इतना कहते हुए मानो का चेहरा अब गुस्से से काला पड़ने लगा था। लेकिन रणविजय उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे शांत कराने लगा। अपने एक हाथ से उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, मानो, होश से काम लो। गुस्से में उठाया हुआ हर कदम अपनी खुद की बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, और हमें बर्बाद नहीं, इस दुनिया पर राज करना है।
बचपन में अपनी माँ को दिए हुए वादे को याद करो। ये मत भूलो कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी मानो, और हमें उसे पूरा करना है। गालों पर लगातार थपकियां देते हुए रणविजय मानव के गुस्से को शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। जहाँ कुछ ही देर में उसकी मेहनत सफल भी हो गई और मानव अब पहले से नॉर्मल होने लगा था, जिसे देख रणविजय अगस्त्या के हाथ से पकड़े एक फाइल को लेते हुए मानव की तरफ बढ़ा दिया था। मानव, इसमें काव्या कोहली की सारी सच्चाई है। यशवर्धन ठाकरे उसे अपने लड़कियों के तस्करी के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मकसद के लिए किडनैप करवाया है। एक ऐसी किडनैपिंग जिसमें उसके गायब होने की किसी को भनक तक ना लगे। रणविजय के मुंह से यह सुनते ही मानव तुरंत उस फाइल को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लगा था। तभी पास ही खड़ा अगस्त्या थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से बोला, सेकंड ब्रदर, अब तक हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसके खिलाफ थे, वह सभी एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं और इन सब पर काबू पाने का बस एक यही रास्ता है, काव्या कोहली। इतना कहते हुए अगस्त्या के चेहरे की हंसी ठहाकों में बदल चुकी थी। साथ ही अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, सेकंड ब्रदर, काव्या कोहली तो बिल्कुल हमारे लिए उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। हमारे हाथ तो जैसे लग रहा है कि लॉटरी लग गई है। तो वही अब तक मानव के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। अपने हाथ में लिए उस फाइल को बंद करते हुए इस बार मानव ने कहा था, यशवर्धन ठाकरे का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ धमाका होगा और इस धमाके में जीत भी मेरी होगी और पट भी। जहाँ मानव के इन बातों को सुन उसके दोनों भाइयों के चेहरे पर भी इस वक्त एक शैतानी हंसी थी। तो वही कमरे के भीतर काव्या भी एक बार फिर से खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन मानव के दिए 10 मिनट के वक्त से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था और अभी तक मानव काव्या को लेने नहीं आया था, जिसे देख काव्या के मन में थोड़ी घबराहट होने लगी थी। चेहरे पर एक डर हावी हो रहा था, क्योंकि जिस वक्त मानव उसके पास से गया था उस वक्त उसके फ़ोन पर यशवर्धन ठाकरे का नाम फ्लैश हो रहा था, जो काव्या की घबराहट को बढ़ाने में मदद कर रहा था। यह काव्या के दिमाग में मानव के खिलाफ कुछ दूसरा प्लान चल रहा था। वो अभी अपना पूरा फोकस अपने प्लान पर देना चाहती थी। ऐसे में यशवर्धन ठाकरे नाम के किसी शख्स का आना, जिसे काव्या जानती तक नहीं, ये शायद उसके प्लान के आड़े आ सकता था। लेकिन काव्या अपने मकसद से अब पीछे भी नहीं हटना चाहती थी। घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही थी, लेकिन मानव का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तभी उसके डोर को किसी ने नॉक किया, जिसे सुनते ही काव्या को लगा कि मानव आ गया है। यह सोचते हुए उसने जल्दबाजी में अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो अपनी जगह पर रुक भी गई, क्योंकि कदम बढ़ाने के साथ ही उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे ध्यान आया कि आज तक मानव कभी भी ऐसे डोर नॉक नहीं करता, बल्कि वो तो लॉक्ड गेट को भी तोड़कर अंदर आता है, फिर बाहर कौन है। यह सोचते हुए काव्या ने तुरंत अपने रूम के गेट को ओपन किया। सामने अगस्त्या को खड़ा देख उसकी आंखें छोटी हो चुकी थी। हे चालबाज औरत, क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? अगस्त्या ने कहा। मानव कहाँ है? अगस्त्या को सामने खड़ा देख काव्या को कुछ खास पसंद नहीं आया था। अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए उसने पूछा था। तो उसके जवाब में अगस्त्या ने कहा, सेकंड ब्रदर को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो काफ़ी पहले ही चले गए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। लेकिन कहाँ? इस बार काव्या की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। तो ही अगस्त्या इस बार था सीरियस होते हुए कहा था, यशवर्धन ठाकरे के पास। लेकिन उसकी बातों को सुनते ही काव्या के कदम पीछे की तरफ हट गए, यहाँ तक कि आंखें भी चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। चेहरे पर घबराहट वाले भाव साफ नजर आने लगे थे, जिन्हें देखते ही अगस्त्या अचानक से ठहाके लगाते हुए हंस पड़ा था। तो वही काव्या अगस्त्या को इस तरह से हंसते देख अपनी आंखें छोटी कर ली थी। हे किड्डो, क्या ये मजाक था? तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है? अभी मुझे अटैक भी आ सकता था।
अपने सीने पर हाथ रखते हुए काव्या ने कहा, जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल कर रही थी। तो वही अगस्त्या अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, लेकिन चालबाज औरत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक भी हो। एनीवेज, अगर तुम रेडी हो चुकी हो तो हम चलें। लेकिन कहाँ? एक बार फिर से काव्या ने वही सवाल दोहरा दिया था, जिसे सुना अगस्त्या एक बार फिर से बस हंस दिया था। लेकिन इस बार वह वहाँ से आगे भी बढ़ गया था, जिसके पीछे खुद में ही बड़बड़ाते हुए काव्या भी अपने 5 इंच के हील्स को पटकते हुए आगे बढ़ गए थे। जहाँ कुछ ही मिनट्स के अंदर काव्या उस यॉट शिप से बाहर निकलते ही चौंक गई थी, क्योंकि उसे यह जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर गए थे। लेकिन इस बात से अनजान अगस्त्या, जो काव्या से थोड़ा आगे बढ़ चुका था, अपने बगल में काव्या को ना आता हुआ देख अगस्त्या वापस से पीछे मुड़ा। साथ ही काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते ही एक बार फिर से उसने हंसते हुए कहा, चालबाज औरत, क्या हुआ? अपनी जन्मभूमि पर वापस आकर तुम खुश नहीं हो? मतलब मैं मुंबई वापस आ गई हूँ? मतलब मैं मुंबई में हूँ? अगस्त्या की बातों पर काव्या ने सवाल किया, जिसके जवाब में अगस्त्या बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था। तो वही काव्या भी इस पर हल्का मुस्कुराते हुए उसके पीछे ही चल दी थी। इस वक्त एक कार के अंदर बैठी हुई काव्या मुंबई की सड़कों को बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सड़कों, इन जगहों को देखे हुए उसे एक अरसा बीत गया हो। वैसे बात भी सही था। अपने सौतेले भाई नमन के धोखे के बाद से काव्या मानो की कैद में ही थी। उसने बंद आंखों से न जाने कितने जगह बदल दिए थे। कब बदले, कैसे बदले, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती थी। यहाँ तक कि जगह बदलते वक्त उसे उठाता कौन था, इस बात का भी उसे आइडिया नहीं था। हाँ, बस इतना ज़रूर पता था कि वह जब भी जगह बदलती थी उस वक्त वह नींद में रहती थी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो उसके शिफ्टिंग में किसी ने उसकी लिफ्टिंग ज़रूर की थी। अभी भी काव्या बस अपनी नज़रों को घुमाते हुए चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थीं, क्योंकि इस वक्त उसकी कार एक बड़े वो काले रंग के गेट के पास खड़ी थी। जहां उसकी कार को देखते हुए गेट के पास ही खड़े 4 बॉडीगार्ड दौड़ते हुए उस गेट को खोलने लगे, जिनके खोलते ही काव्या की कार भी अंदर जाने लगी। तभी काव्या ने गेट के पास ही एक बोर्ड देखा, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, सेठी विला। साथ ही सामने खड़े सेठी विला और उसके आसपास की जगह को देखती काव्या की आंखें फैल चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानव के साथ कैद में वह इस जगह पर थी। उसे वह विला, वहाँ की जगह स्वर्ग में बने किस इंद्रलोक की तरह नजर आ रहा था, जहाँ रहने के लिए काव्या बस मात्र कल्पना कर सकती थी। तभी अचानक से काव्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल चुकी थी, जैसे इस वक्त उसे खुद पर ही हंसी आ रही हो। उसकी लाइफ उसे अब किसी रोलर कोस्टर की तरह लग रही थी, पूरी तरह से उलझी हुई। कब क्या हो जाए जो उसे भी नहीं पता था। कभी कभी तो उसे लगता था कि जैसे वो कोई कठपुतली हो, जिसके हाथ में उसकी डोर गई वो उसे नचा दिया। यहाँ तक कि उसे कैद भी किसी महल में किया गया था, जहाँ रहने के बारे में काव्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन आज उसे ऐसी जगह पर कैद करके रखा गया था। अभी वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसकी आवाज़ से काव्या अपने होश में वापस आ चुकी थी। उसके तरफ के कार के गेट को खोले अगस्त्या उसे उतरने के लिए आवाज़ दे रहा था, जिसे देख काव्या भी तुरंत बाहर आ गई थी। एक बार फिर से अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए वह अगस्त्या के पीछे चल पड़ी थी, जो विला के अंदर ही जा रहा था। आज से पहले काव्या 2 बार विला के अंदर कदम रख चुकी थी। पहली बार जब उसे मानव ज़बरदस्ती लेकर आया था, और दूसरी बार जब मानव उसे पब में लेकर गया था। उसके बाद से काव्या की आंखें खुलने से पहले ही जगह बदलती जा रही थी। लेकिन उन दोनों बार भी काव्या ने सेठी विला को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उस वक्त वह बस पिंजड़े में कैद एक पक्षी की तरह थी, जो अपनी रिहाई के लिए बस फड़फड़ा रही थी। कैद में तो वह अभी भी थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था।
मानो से उसे प्यार हो चुका था। भले ही उस प्यार को वह दोनों जिस्मानी प्यार का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन काव्या के दिल में मानो के लिए अब गुस्सा या नफरत जैसे शब्दों की जगह नहीं थी। तो ही मानो भी उसके साथ अब सख्ती से पेश आने की बजाय नरमी से व्यवहार करता था। अगस्त्या के साथ रहकर दोनों आपस में अगर दोस्त की तरह नहीं रहते थे तो वह दोनों अब दुश्मन भी नहीं थे। अपने पिछले दिनों को सोचते हुए काव्या अगस्त्या के साथ विला के अंदर आ चुकी थी, लेकिन अंदर आते ही वो अपनी सोच से बाहर आ चुकी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक हैरानी थी, क्योंकि सेठी विला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कहीं बढ़कर था। तभी उसकी नज़र अपने काम में व्यस्त नौकरों पर गई, जो इस वक्त अपने काम में इतने मशगूल थे कि उनके ध्यान को काव्या की 5 इंच की हील्स भी भटका नहीं पाई थी। या शायद मानव सेठी का खौफ था जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। तभी काव्या के साथ ही चल रहे अगस्त्या ने उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा किया और काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मिस काव्या कोहली हैं। यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, बल्कि यहाँ सेकंड ब्रदर की वाइफ यानी कि इस सेठी विला की मालकिन की हैसियत से रहेंगी। ध्यान रहे, कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। अगस्त्या का इतना कहना था कि सभी नौकर चौंक गए थे, लेकिन उसके मुंह से आखिरी लाइन को सुनते ही उनकी नज़रें नीचे की तरफ झुक गई थी। तो वही अगस्त्या नौकरों से अपनी नज़रों को हटाते हुए काव्या की तरफ देखा और सामने खड़ी सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर रही थी, उसकी तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मिस काव्या, आपका रूम ऊपर जाने पर लेफ़्ट साइड में है। ये बात तो आपको याद ही होगा। आप जाकर वहाँ रेस्ट कर सकती हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप साहिबा की हेल्प ले सकती हैं। इतना कहते हुए अगस्त्या एक बार फिर से नौकरों के ऊपर नज़र दौड़ाते हुए बोला, साहिबा, यहाँ साहिबा नज़र क्यों नहीं आ रही है? साहब, ग्रेट मास्टर कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे तो साहिबा को बड़ी मेम साहब ने अपने बंगले पर बुला लिया था। अब जब ग्रेट मास्टर वापस आ गए हैं तो साहिबा भी जल्दी वापस आ जाएगी। नौकरों की भीड़ में खड़े एक नौकर ने कहा था। ठीक है, अब जाओ सब अपना काम करो, जिसके जवाब में अगस्त्या ने कहा और वापस से काव्या की तरफ मुड़ गया, जो हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी किए अगस्त्या को ही देख रही थी। व्हाट? अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए अगस्त्या ने कहा, मिस काव्या, आप? किड्डू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अचानक से इतनी इज्जत? चालबाज औरत से सीधा मिस काव्या? नॉट बैड, हाँ? इतना कहते हुए काव्या के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगस्त्या ने नौकरों के सामने काव्या को मिस काव्या और आप करके बात किया था, जिसके ऊपर काव्या तंज कसते हुए हंस रही थी। तो ये अगस्त्या उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखते ही अगस्त्या ने उस कॉल को कट कर दिया था, लेकिन काव्या की तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे भी जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। और हाँ, सेकंड ब्रदर कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे, वो भी किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हुए हैं, तो कुछ दिन तुम्हें यहाँ अपना ख्याल खुद रखना होगा। व्हाट? मानो घर नहीं आएंगे? लेकिन क्यों? अभी अगस्त्या ने इतना ही कहा था कि उसकी बातों को सुनकर काव्या चौंक गई थी, लेकिन अगस्त्या अपने कदम काव्या के करीब ले जाते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से भागने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर गलती से भी सेकंड ब्रदर के आदमियों ने तुम्हें भागते हुए देख लिया तो तुम्हारी आंखें तक नोच लेंगे। इतना कहते हुए अगस्त्या शांत हो गया। साथ ही अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते उसने आगे कहा, चलो मान लिया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली और तुम सेकंड ब्रदर के आदमियों को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद बाहर वो यशवर्धन ठाकरे, उसके बारे में सोचा है कभी? जो तुम्हारी किडनैपिंग के करोड़ों रुपए दे सकता है, वो शांत तो नहीं ही बैठेगा, वह भी तुम्हें ढूंढ ही रहा होगा, और गलती से उसके हाथ लग गई तो समझो कि सीधा तुम्हारा काम तमाम। अभी अगस्त्या ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बज उठा था, जिसे देखते ही एक नज़र काव्या की तरफ वापस से देखते हुए बोला,
देखते हुए विला से बाहर निकल गया। तो वही विला के अंदर अगस्त्या के जाते सारे नौकरों की नज़रें काव्या के ऊपर किसी गिद्ध की तरह टिक गई थीं, जैसे काव्या कोई मांस का टुकड़ा हो और वह उसे नोच खाना चाहते हों। कुछ वक्त पहले तक जो अपने काम में पूरी तरह से मशगूल दिखाई दे रहे थे, अब उनकी नज़रों में काव्या के लिए तिरस्कार का भावना नजर आ रहा था। चेहरे पे हल्की चिढ़न थी, क्योंकि अगस्त्या ने काव्या को उनकी मालकिन का दर्जा दिया था, जबकि उन्हें लगता था कि उस रात उनके ग्रेट मास्टर मानो ने अपनी रात रंगीन करने के लिए एक लड़की को ज़बरदस्ती उठा लाया था। लेकिन अगले दिन मानो ने खुद उसे उनकी मालकिन बताते हुए काव्या को अपने साथ लेकर कहीं गायब हो गया था, जिसे देखकर उन्हें गलतफहमी हुई थी कि रात ख़त्म तो उनके मास्टर का उस लड़की से शौक ख़त्म। लेकिन आज फिर से उसे सामने देखकर, साथ ही उसे अपनी मालकिन सुनकर, उनकी नज़रों में काव्या के लिए एक घृणा थी। रात में मर्दों का बिस्तर गर्म करने वाली लड़की आज उनकी मालकिन बन गई थी। अब वह उनके ऊपर अपना हुक्म चलाएगी। इन सब बातों को सोचते हुए उनके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव भी साफ नज़र आने लगे थे। तो वही काव्या एक नज़र उन सभी को देखते हुए, साथ ही उनके चेहरे पर उभर रहे भाव को देखते ही वह समझ चुकी थी कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वह सभी उसे इस नज़र से क्यों देख रहे हैं। सारी बातों को समझने के बाद भी काव्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। इस वक्त उसके कदम ऊपर जा रही सीढ़ियों की तरफ था, जहाँ उसका कमरा था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने अपने कदम ऊपर जाने से रोक लिए थे और उन्हें मोड़ते हुए सेंटर में बने हॉल में रखे सोफे की तरफ बढ़ा दिए। सोफे और उसके सामने रखे टेबल पर अपनी 2 उंगलियों को घुमाते हुए उसने अपने नाक सिकोड़ लिए थे, जैसे वो यह दिखाना चाह रही हो कि सफाई के बाद भी अभी भी वहाँ धूल जमे हुए हों। जिसे देख वहाँ मौजूद नौकर जो अब तक चिढ़े हुए नजर आने लगे थे, तो वही काव्या सोफे पर बैठते हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए अपनी उंगलियों को बालों में फेरने लगी। फिर एक नज़र वहाँ खड़े नौकरों को घुमाते हुए उसने एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए एक गिलास फ्रूट जूस लेकर आओ, अपने हाथों से अभी तुरंत फ्रेश बना कर लाना। काव्या कितना कहती वहाँ मौजूद नौकरों की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, लेकिन जिसे उसने जूस लाने का ऑर्डर दिया था वह पूरी तरह से चिढ़ी हुई भी नजर आ रही थी। साथ ही अगस्त्या की बातों को ध्यान में रखते हुए वह गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। तुम लोग खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या निहार रहे हो? जाओ सब अपना काम करो, और हाँ, जिसकी ड्यूटी साफ सफाई की है वह एक बार फिर से सब साफ करो, अभी तक धूल की परतें जमी हुई हैं। चेहरे पर हल्के गुस्से व रोबीले भाव लिए काव्या ने कहा, जिसे सुनते ही बाकी नौकर भी गुस्से में वहाँ से चले गए। जिनके जाते ही काव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। अपने शरीर को सोफे पर आराम देते हुए उसने आगे कहा, फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपने मकसद को साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। पुअर सर्वेंट्स। काव्या कोहली को आंखें दिखा रहे थे। अब इन्हें मैं अच्छे से मज़ा चखाती हूँ और इन्हें बताती हूँ कि काव्या कोहली किस चिड़िया का नाम है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।